हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था एसएपी फिको का इंडेक्स। हम थोड़ा सा पिछला जो था, हमने जो इंडेक्स डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा उसके बारे में हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। देन हम आज एसएपी एफआई का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि उसको क्लोज करके देन हम देखेंगे कि उसको एसएपी में किस तरीके से कन्फिगर किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ईआरपी की डेफिनेशन। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है, ये ईआरपी है। और एकल और एक एसएपी, ये दो मोस्ट ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी की डेफिनेशन को कवर करते हैं। मैंने को बताया था एसएपी और ओरेकल, ये दो मोस्ट ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं और बताते हैं कि हम कैसे एक सॉफ्टवेयर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकता है। मैंने इस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ एसएपी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एसएपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। वो मॉड्यूल्स अपने हर डिपार्टमेंट, आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। जैसे एफआई फाइनेंस डिपार्टमेंट, एमएम परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एसडी सेल्स डिपार्टमेंट, पीपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ये सब डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपके साथ एसएपी एफआईसीओ मतलब एसएपी फिको की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ कहा था कि आपके साथ मैं एक इंडेक्स डिस्कस करूंगा जो आपको बताएगा कि आपको कितना अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करके चलना है, ठीक है। तो उस इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि पहला इंडेक्स के अंदर जो सब मॉड्यूल होगा वो होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। आपको एफआईसीओ के अंदर पोस्टिंग करते समय आपको इनिशियल लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो एक एसएपी के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की करनी होती है। उस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइंट क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है, बिजनेस एरिया क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। आप मेरे एक एक वर्ड को मत लिखना, मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बना के दे रखे हैं। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सारे नोट्स है बने बनाए, मैंने बहुत समराइज भी मिल करके इज मच इनफ, ठीक है। तो आपके पास सारे बने बनाए नोट्स हैं, मैंने आपको बना के दे रखे हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, पहले आप इंडेक्स जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास अपनी फाइल में लगा लोगे। सेकंड, एसएपी की फुल फॉर्म आपको अपने फाइल की फ्रंट पेज पे लिखना है। एसएपी की फुल फॉर्म वो आपको पता होनी चाहिए, एफआईसीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडेक्स आपके पास है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रखना है। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, नोट्स आपके पास रहेंगे। नोट्स आ गए, थ्योरी की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आपको इंडेक्स आपको पता है, तो आपको एसएपी कन्फिगरेशन करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो मैं आपके डिस्कस करता हूँ सीधा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत आपको इंडेक्स दोबारा रिपीट कर दिया, पूरा इंडेक्स रिपीट कर दिया। फिर उसके अंदर को एसएपी और ओरेकल के बारे में थोड़ा हल्का हल्का बता दिया, और जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसएपी के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, पहला होता है क्लाइंट। एसएपी में पहला होता है क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो होता है वो टॉप मोस्ट हिरार्की होता है, ठीक है। इट इज अ टॉप मोस्ट हिरार्की इन एसएपी, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसे टॉप मोस्ट हिरार्की क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर हम तीन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि तीन चीज़ें हमें इस हर क्लाइंट पे करना होता है, ठीक है। क्या क्या सर? कॉन्फ़िगरेशन किस पे करते हो आप? क्लाइंट पे। सेकंड, मास्टर डाटा अपलोड, वो किस पे करते हो आप? क्लाइंट पे। ट्रांजैक्शनल डाटा प्रोसेसिंग किस पे करते हो आप? क्लाइंट पे। तो क्लाइंट इज अ टॉप मोस्ट हिरार्की इन एसएपी, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट क्या करता है? तीन चीजें अब्जॉर्व करता है। क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। ये क्या करता है? तीन चीजें अब्जॉर्व करता है, कॉन्फ़िगरेशनल डाटा, मास्टर डाटा, ट्रांजैक्शनल डाटा। इसकी वजह से, इन तीनों चीजों की वजह से क्लाइंट को टॉप मोस्ट हिरार्की बोलते हैं। जनरली आपको देखने को सुनने को मिलेगा एसएपी के अंदर तीन तरीके के क्लाइंट जनरली क्लाइंट बनाता है। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट पे, या आपके जो कस्टमर है या क्लाइंट है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपको जनरली तीन तरीके के क्लाइंट मिलेंगे। पहला क्लाइंट
डेवलपमेंट क्लाइंट, जिसे हम शॉर्ट में DEV कहते हैं। फिर मिलेगा आपको क्वालिटी क्लाइंट, जिसको शॉर्ट में QAS कहते हैं, ठीक है। फिर मिलेगा आपको प्रोडक्शन क्लाइंट, जिसको शॉर्ट में हम PRD कहते हैं। सर ये तो पता चल गया इन तीनों का रोल क्या है। देखो डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो। क्वालिटी में क्या करते हो, क्वालिटी में आप अपने कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग करते हो। आप इस कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग करते हो। जब आपकी टेस्टिंग कंफर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, और डन हो जाती है, जब आपकी टेस्टिंग कंफर्म हो जाती है, जिसे आप कंफर्म बोलते हो, कंफर्म और डन हो जाती है, तो उसके बाद उस टेस्टिंग को आप प्रोडक्शन में मूव कर देते हो। उसे कहते हैं हम, उसको हमने गो लाइव कर दिया, ठीक है। हमने प्रोडक्शन में टेस्टिंग को हम जब मूव कर देते हैं प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे गो लाइव हो गया। यहाँ पे क्या होती है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है, ठीक है। अच्छा तो सर इसका मतलब क्लाइंट एक टॉप मोस्ट हायरार्की है SAP के अंदर, जिसके अंदर 3 चीज़ ऑब्जर्व करता है क्लाइंट, इसलिए हम इसको टॉप मोस्ट हायरार्की बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल डाटा, मास्टर डाटा और ट्रांजैक्शनल डाटा, बिल्कुल ठीक बात है। हर एक प्रोजेक्ट पे जनरली 99.99% केसेस में जनरली आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम करोगे, चाहे आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे हो, चाहे आप सपोर्ट प्रोजेक्ट पे हो, आपको 3 तरीके के क्लाइंट देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट क्लाइंट, जिसका काम है जहाँ पे एक कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है, और एक डेवलपर डेवलपमेंट करता है। देन उसके बाद आप उसको क्वालिटी में मूव कर देते हो। क्वालिटी में मूव करने का पर्पस क्या है, वहाँ पे हम जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब वो टेस्टिंग कंफर्म हो जाती है कि हाँ जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है और जो आपने डेवलपमेंट किया है वो बिल्कुल ठीक है, देन उस चेंजेस को या उस कॉन्फ़िगरेशन को या फिर उस डेवलपमेंट को हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं और उसको हम गो लाइव कर देते हैं, और वहाँ पे उसकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट होना चालू हो जाती है। सर मुझे एक चीज़ समझनी थी, बताइए सर, क्या डेवलपमेंट में जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, डेवलपमेंट क्लाइंट पे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या वो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा क्वालिटी क्लाइंट पे? नहीं, नहीं। डेवलपमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हो आप, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट लेवल पे हो, आप उसका एक्सेस क्वालिटी में नहीं कर पाओगे, ना ही प्रोडक्शन में कर पाओगे, क्योंकि एक क्लाइंट पे किया हुआ काम दूसरे क्लाइंट पे एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ एक क्लाइंट पे किया हुआ काम दूसरे क्लाइंट पे एक्सेसिबल नहीं है, तो सर एक्सेसिबल लेके आने करने के लिए क्या करूंगी? क्योंकि देखो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ मूव करना है, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ मूव करना है, तो मैं क्या करूं? तो इस केस में जब भी आपको डेव, क्वालिटी, प्रोडक्शन आपको यहां से यहाँ मूव करना है, तो आपको TR मूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब यहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है कि यहाँ पे टेस्टिंग बिल्कुल ठीक है, तो यहीं से चेंजेस मूव होके प्रोडक्शन में जाते हैं, ठीक है। इसे भी कहते हैं TR मूवमेंट। आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? TR मूवमेंट, बात ठीक है। देखो ये होता क्या है, अब ये TR मूवमेंट है, ठीक है, डेव से क्वालिटी में गया, ठीक है। अब इस TR की फुल फॉर्म क्या होती है सर? TR आपने बोल दिया, TR का मतलब लाला ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत का नहीं। तो मेरे को सर क्लाइंट के बारे में अच्छे से समझा, क्लाइंट इज द टॉप मोस्ट हायरार्की, ठीक है, और उसके अंदर 3 चीजें ऑब्जर्व करता है वो, ट्रांजैक्शनल डाटा, कॉन्फ़िगरेशनल डाटा, मास्टर डाटा। हर प्रोजेक्ट में 99% केसेस में मेरे को 3 क्लाइंट मिलते हैं, डेवलपमेंट क्लाइंट, क्वालिटी क्लाइंट, प्रोडक्शन क्लाइंट। डेवलपमेंट क्लाइंट का सिर्फ एक ही काम है, कॉन्फ़िगरेशन करके उसको क्वालिटी में मूव करना, ताकि उसकी टेस्टिंग करके हम उसको प्रोडक्शन पे लेके जा सके, जो चेंजेस हमने डेव में किए, ताकि हमारे प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना जाए, क्योंकि प्रोडक्शन में एक्चुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही है, ठीक है सर। तो और तीनों क्लाइंटों पे मूव करने का सिंपल तरीका TR मूवमेंट, ठीक है। तीनों क्लाइंटों पे डाटा को, मतलब कॉन्फ़िगरेशन डाटा को मूव करने का, डेवलपमेंट डाटा को मूव करने का सिर्फ एक ही तरीका TR मूवमेंट। TR की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर रिक्वेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है सर, इनके नोट्स बने हुए, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका बात करते हैं कंपनी और कंपनी कोड में, मतलब क्या कंपनी और कंपनी कोड, इन दोनों का मतलब क्या है? देखो मैं आपको कंपनी और कंपनी कोड मैं आपको सिंगल इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करूंगा, सिंगली और इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर दैट मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ताकि जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो जब आपको उसको पढ़ोगे तो बहुत इजीली उन एक्सप्लेनेशन को आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाओगे और इजीली उसको ग्रैप कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो जी देखो सर, मान लो एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, एक ये एग्जांपल है, और एक मान लो एक A लिमिटेड है, B लिमिटेड है और एक C लिमिटेड है, ठीक है। ये तीनों ABC ग्रुप से बिलोंग करती है, ये तीनों ABC ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है।
मतलब कि ये तीनों का एक ही ग्रुप से रिलेशन है, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसका कोई नो ग्रुप। इसमें केस में क्या होगा, एबीसी लिमिटेड ही मेरी कंपनी होगी और मेरी कंपनी कोड होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में ए लिमिटेड मेरी कंपनी कोड होगी, बी लिमिटेड मेरी कंपनी कोड होगी सॉरी, सी लिमिटेड मेरी कंपनी कोड होगी, ठीक है। लेकिन एबीसी ग्रुप क्या है, तो मेरा कंपनी क्या हुआ, एबीसी ग्रुप मेरा कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी क्या होती है, कंपनी एक ग्रुप होता है जो कि इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को एबीसी ग्रुप कह रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए, एबीसी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड तीनों के कंबाइंड फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करने। दैट इज व्हाई वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी कोड्स जो बिलोंग कर रही है सेम ग्रुप से, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेम ग्रुप। आप समझ लो क्या चल रहा है। तो एबीसी ग्रुप क्या है, कंपनी। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी इज नॉट माई लीगल एंटिटी। कंपनी ये मेरी लीगल एंटिटी नहीं होती, इट इज नॉट माई लीगल एंटिटी। ये लीगल एंटिटी कब होती है, जब ये किसी ग्रुप से पार्टनर करती है। जैसे यहाँ मेरी कंपनी क्या बन गई, लीगल एंटिटी। तो कंपनी में और मे नॉट बी लीगल एंटिटी। वो लीगल एंटिटी कब होगी कंपनी, जब वो किसी ग्रुप से पार्टनर बोलेगी कंपनी कोड और कंपनी बोथ आर सेम, तो उस केस में कंपनी मेरी लीगल एंटिटी बन जाती है। लेकिन इस केस में क्या है, कंपनी इज नॉट माई लीगल एंटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका काम क्या है, सिर्फ ग्रुप रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कंसोलिडेशन करना। तीन कंपनी कोड का जो सेम ग्रुप से बिलोंग करती है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मिल जाए, यही मेरा पर्पस है। तो अगर मैं बोलूँ कंपनी और कंपनी कोड में डिफरेंस क्या है, कंपनी का सिर्फ कंपनी ये यूज की जाती है जस्ट ओनली फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे डिफरेंट कंपनी कोड के जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके मेरे को फाइनेंशियल रिजल्ट मिल जाए। तो कंपनी का पर्पस क्या है, ग्रुप, ये ग्रुप है ऑफ डिफरेंट कंपनी कोड्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेम ग्रुप, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कंपनी, ताकि हम फाइनेंशियल रिजल्ट कंबाइन कर सके डिफरेंट कंपनी कोड्स का। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड मेरी सिंपल भैया, कंपनी कोड के बारे में सिर्फ मैं आपको इतना ही बोलूंगा, मेरी लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ही मेरी लीगल एंटिटी होगी। कंपनी कोड मेरा पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया हो किसी लॉ के अंदर। कंपनी कोड एक लीगल एंटिटी जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया हो अंडर एनी लॉ, जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया हो अंडर टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है। तो लीगल एंटिटी जो कि लीगली रिकॉग्नाइज की गई हो किसी भी लॉ के द्वारा, जो उस समय प्रोसेस में है, जो लीगली चल रहा है, मतलब कि अभी कंटिन्यूएशन में है, वो मेरा क्या है, लीगल एंटिटी है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ, ये मेरा कंपनी है और मेरा कंपनी कोड है। ट्रांजैक्शन पोस्टिंग कहाँ हो रही होगी, यहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही होगी, नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होगी। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही होगी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रही होगी। तो कंपनी पे कभी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होती, तो मैं बोलूंगा कंपनी ये क्या है, ग्रुप है और ये लीगल एंटिटी हो सकती है कब, जब आपका जो कंपनी कोड है वो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो ठीक है, तभी कंपनी आपकी लीगल एंटिटी होती है। लेकिन जनरली कंपनी जो होता है वो ग्रुप ही होता है। अगर 5-6 कंपनी कोड एक सेम ग्रुप से बिलोंग कर रही है तो ग्रुप एक कंपनी होता है, ग्रुप एक कंपनी कहलाता है। लेकिन बाकी सारी जो कंपनी है जो उस ग्रुप से बिलोंग करती है वो कंपनी कोड कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। और कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होती है, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग क्या होती है, कंपनी कोड लेवल पे होती है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट टॉप नॉच से जाके 3 चीजें मेंटेन करता है, ठीक है। 3 क्लाइंट होते हैं, तो डाटा कैसे मेंटेन होता है, यहाँ पे डाटा होता है, क्या कहते हैं, डाटा कैसे मूव करना होता है, टीआर मूवमेंट के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, वो तभी कर पाएगा जब टीआर मूवमेंट होगी, और वो भी कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन डाटा, ट्रांजिशनल डाटा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। टीआर मूवमेंट के दौरान आप 2 तरीके के डाटा मूव नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शनल, ये बताना भूल गया मैं, ट्रांजैक्शनल डाटा और मास्टर डाटा, ये कभी भी
ये ट्रांजैक्शन डाटा और मास्टर डाटा कभी भी टीआर के थ्रू मूव नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन डाटा और मास्टर डाटा कभी टीआर मूवमेंट के थ्रू मूव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या मूव होता है, कॉन्फ़िगरेशनल डाटा, कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट्स ही मूव होती है टीआर के थ्रू। ठीक है, इतनी बात होगी। कंपनी क्या है, कंपनी मेरी ग्रुप भी हो सकती है और लीगल एंटिटी भी हो सकती है। लीगल एंटिटी कब होगी, जब कंपनी कोड और कंपनी दोनों सेम होती है, जो मतलब कि वो कंपनी कोड किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। कंपनी कोड कोई भी लीगल एंटिटी और लीगल एंटिटी का मतलब कहते हैं जो किसी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है। लीगल एंटिटी मतलब कोई भी लीगल लॉ से, किसी भी लीगली लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि और वो लॉ कंटिन्यूएशन होना चाहिए, काम मतलब अभी एप्लीकेबल होना चाहिए वो लॉ। ये ना हो कि वो लॉ बहुत एक्सपायर हो चुका, पुराना लॉ है और उस लॉ की कोई भी एंटिटी है जो उस लॉ में रजिस्टर्ड थी, उसको आप कह रहे हो वो लीगल एंटिटी। नहीं, लीगल एंटिटी वही होगी जो लीगली रिकॉग्नाइज है एक ऐसे लॉ से जो लॉ अभी कंटिन्यूएशन में, किसमें, कंटिन्यूएशन में। ठीक है, इस बारे में मैंने लिखा रहेगा फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस बारे कौन सी लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फॉर्म मेरी लीगली रिकॉग्नाइज है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। लोकल अथॉरिटी भी रिकॉग्नाइज है अंडर डिफरेंट लॉज, एसोसिएशन पर्सन भी रिकॉग्नाइज है अंडर डिफरेंट लॉज। ठीक है, ठीक है सर। तो कंपनी पे कभी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होती है, ध्यान रखना, कंपनी पे ट्रांजैक्शन पोस्टिंग नहीं होती। ट्रांजैक्शन पोस्टिंग कहाँ होती है, कंपनी कोड लेवल पे। बात क्लियर होगी, बिल्कुल ठीक है सर। तो 3 बातें क्लियर होगी। तो मैं इसको एक बार देख लेते जरा मेरे नोट्स में। देखो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये आपको मेरे उसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आशीष अग्रवाल। क्लाइंट का एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल यूनिट है, किसमें, एसएपी के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मास्टर डाटा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और ट्रांजैक्शन डाटा, तीनों मैंने आपको बताया था, तीनों ये क्या करता है, ऑब्जर्व करके रखता है, तभी इसको टॉप मोस्ट हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ईच क्लाइंट वर्क इंडिपेंडेंटली, क्यों, डाटा इन वन क्लाइंट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम अनदर क्लाइंट। मैंने भी क्या बोला कि एक क्लाइंट का डाटा दूसरे क्लाइंट में आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो एक क्लाइंट में काम कर रहे हो दूसरे क्लाइंट में एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ ओनली कॉन्फ़िगरेशनल डाटा एक्सेस हो सकता है, ओनली कॉन्फ़िगरेशनल डाटा एक्सेस हो सकता है, लेकिन किसके थ्रू टीआर। ठीक है, तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक, मैं दोबारा बोलेंगे, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक अगर मेरे को डाटा मूव करना है, एक्सेसिबल कराना है, तो वो करा सकता हूं, लेकिन कौन सा, ओनली कॉन्फ़िगरेशनल डाटा थ्रू टीआर मूवमेंट। ट्रांजैक्शनल डाटा और मास्टर डाटा कभी भी मूव नहीं होता, ट्रांजैक्शन डाटा और मास्टर डाटा कभी भी मूव नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने बोला 3 तरह के क्लाइंट होते हैं, डेव क्लाइंट, क्वालिटी क्लाइंट एंड प्रोडक्शन क्लाइंट। मैंने कुछ अच्छे बता चुका हूं कि डेव का काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करना, इस कॉन्फ़िगरेशन को यहां मूव करना है। डेव का काम क्या है, डेव का काम है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल डाटा करना और उसको मूव करना क्वालिटी में, ताकि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। जैसे मेरी टेस्टिंग यहाँ पे कंफर्म होगी तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ मूव कर दूंगा, प्रोडक्शन में, ताकि उसको मैं लाइव कर सकूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने को बताया कि कंपनी क्या होती है। देखो मैंने बहुत अच्छे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कंपनी क्या होती है, वो कॉर्पोरेट ग्रुप होता है, मैंने को बताया, और वो लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी कब होती है, जब उस कंपनी कोड का कोई, वो कंपनी कोड किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको बोला एबीसी लिमिटेड का कोई ग्रुप नहीं था, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी भी कहलाएगी और कंपनी कोड भी कहलाएगी। एबीसी लिमिटेड कंपनी भी कहलाएगी और कंपनी कोड भी कहलाएगी। ठीक है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी मेनली यूज किस में होती है, कंसोलिडेशन करने के लिए और ग्रुप रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज बोली थी, ये कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन पोस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन पोस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, इतना ही रखना। कंपनी क्या होती है, कंपनी कंसिस्ट वन और मोर कंपनी कोड, मैं आपको बता ही चुका हूं। अलाउइंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल कंपनी कोड, मैंने कहा ना कि ये कंसोलिडेट करके रखती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आप कंपनी लेवल पे भी देख सकते हो काफी सारे कंपनी कोड के। ठीक है सर, ठीक है, टू बी कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल। ठीक है, ये मैं सारा बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करके देखना चाहते हो तो ग्रुप कंपनी प्ले सिग्निफिकेंट रोल। कंपनी का काम क्या है, कंपनी इज अ ग्रुप रिपोर्टिंग या कॉर्पोरेट ग्रुप कह लो उसको, और उसको लीगल एंटिटी भी। लीगल एंटिटी कब होगी, जब उस कंपनी कोड का कोई ग्रुप नहीं होगा। तो जहां पे कंपनी एक ही कंपनी कोड का, मतलब बोलूं अगर एक ही कंपनी कोड की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर कंपनी और कंपनी कोड दोनों सेम रहते हैं। अगर आप एक ही कंपनी कोड का प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब प्रोजेक्ट पे काम करो एक ही कंपनी कोड का, मतलब एक ही लीगल एंटिटी का, तो उस केस में एक ही कंपनी कोड की एक ही कंपनी रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। कंपनी कोड क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है ये एफआई के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सारी फाइनेंशियल पोस्टिंग होती है, देख लेना, ऑल फाइनेंशियल पोस्टिंग हैज बीन डन एट कंपनी कोड लेवल। ठीक है, तो एक वन कंपनी कोड इज इक्वल टू वन लीगल एंटिटी, और मैंने लीगल एंटिटी का मतलब बता दिया, वो एंटिटी जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड है अंडर अ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब किसी भी लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज है, जो लॉ अभी कंटिन्यूएशन में है, वो लॉ जो कंटिन्यूएशन में है और उसमें कोई एंटिटी लीगली रिकॉग्नाइज है, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, ट्रस्ट भी हो और कंपनी, ये सब क्या मेरी कंपनी कोड कहलाएगी। क्यों, ये मेरी लीगल एंटिटीज है।
ठीक है जी। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, देखो ये बहुत समराइज में मिल करके कंपनी की, अगर आपको इस ये भी ना पढ़ा जाए तो ये फ्लो चार्ट पढ़ लेना, इस मच इनफ। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस फ्लो चार्ट के ऊपर ही स्टिक रहे ना, आप ऊपर जो दिया गया उसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, बस आप इसमें पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने सिंगल एक एक दो बहुत ही एक लाइन में हाफ ऑफ लाइन के अंदर बता के छोड़ दिया, ठीक है। कंपनी के बारे में, कंपनी कोड के बारे में, कंपनी कोड का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट लीगल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, अकाउंटिंग यूनिट कह लो या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कह लो, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है, ऑल फाइनेंशियल पोस्टिंग डन हियर, बैलेंस शीट भी यहीं प्रिपेयर होते हैं, पीएनएल अकाउंट भी प्रिपेयर होते हैं, सेम टू सेम कॉपी का यहाँ पे, सेम टू सेम ये कॉपी है, क्योंकि हर कंपनी कोड का एक ही काम है, 5-6 काम है, वो मैंने को बहुत शॉर्ट में लिख के दे दिया, और कंपनी इज मच इनफ, ये इतना अच्छा कवर करें इसके, ठीक है। ठीक है सर, अब आते हैं बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होता है और इसके नीचे सेगमेंट बता रखा मैंने, सेगमेंट नहीं, ठीक है। मैं आपको ना दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा, बिजनेस एरिया और सेगमेंट दोनों ही डिस्कस करूंगा साथ ही, ठीक है। इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं बैठ के, ठीक है। तो हम डिस्कशन करते हैं बिजनेस एरिया के बारे में और सेगमेंट के बारे में। देखो मैं आपको क्या बोलूंगा, बिजनेस एरिया जो है एसएपी ईसीसी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये एसएपी रिकमेंड नहीं करता आज के टाइम पे कि आप बिजनेस एरिया बनाओ। एसएपी रिकमेंड करता है आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करो। एसएपी S/4HANA के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग को ही रिकमेंड किया गया। क्यों क्या है, मेरे से सुनो इस बात को, क्यों, क्योंकि बिजनेस एरिया जो है रिकमेंड किया गया, मैं बता दूं क्यों। बिजनेस एरिया जो था ना वो इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता था, इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस ओनली, ठीक है। और ये सेगमेंट, ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, इंटरनल रिपोर्टिंग एज वेल एज स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग कैसे, देखो अगर आपकी एंटिटी ये AS 17 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग है सेगमेंट की, अगर आपकी एंटिटी पे इंड AS एप्लीकेबल नहीं है, देखो आप कह रहे हो कि आज का टाइम पे तो सारी एंटिटी पे इंड AS एप्लीकेबल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप फर्म सुनिए आपने, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो बैलेंस शीट साइन करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, दे आर बाउंड टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while finalization और while signing या while attestation of balance sheet of a partnership firm, ठीक है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आज ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बाउंड टू कंप्लाई ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वाज रिकमेंडेड बाय द ICA, ठीक है, और सजेस्टेड बाय द ICA, ओके परफेक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में रिपोर्टिंग करनी होती है सेगमेंट की, ठीक है। और इंड AS 108, अगर आपकी एंटिटी, अगर आपकी इंडियन कंपनी है और जिस पर इंड AS एप्लीकेबल है तो उस पर 108 के अंदर आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आपकी ग्लोबल एंटिटी है, मतलब कि आपका मोर देन 1 जियोग्राफी के अंदर आपका एस्टैब्लिशमेंट है, तो आपको IFRS 8 का कंप्लायंस करना जरूरी है। तो इन तीनों के अंदर आपको अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग करनी होती है सेगमेंट की। तो ICO क्या कहता है, ICP रिकमेंड करता है कि आपको सेगमेंट को यूज करना चाहिए, ना कि बिजनेस एरिया को। बोथ आर सेम थिंग, लेकिन सेगमेंट को ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है, और काफी सारी एंटिटी में जो आज के टाइम में देख रहा हूँ वो दोनों ही यूज करके बैठे हैं, ठीक है। कोई नहीं, हमें समझना है कि दोनों का मतलब क्या है, लेकिन दोनों का रोल एक ही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस एरिया किसे कहते हैं आप, बिजनेस एरिया किसे कहते हैं आप, बिजनेस एरिया किसे कहते हैं आप। देखो जी, बिजनेस एरिया 3 चीज होती है आपका, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है आपकी कंपनी का। तो हर लाइन ऑफ बिजनेस को आप बिजनेस एरिया, आप हर लाइन ऑफ बिजनेस को आपके क्लाइंट के या आपके प्रोजेक्ट के उसको बिजनेस एरिया रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि हाँ भाई आप कर सकते हो, तो मतलब आपको रिपोर्टिंग चाहिए। अगर क्लाइंट कहता है कि ठीक है हम हर लाइन ऑफ बिजनेस पे अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, हर डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस पे हम अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, तो क्लाइंट अगर आपको बोला तो आप उसको हर लाइन ऑफ बिजनेस को उसको बिजनेस एरिया बना लो आप, ठीक है। या फिर डिफरेंट डिवीजन है, डिफरेंट डिवीजन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस के डिफरेंट डिवीजन है। तो आप क्लाइंट से पूछो, क्लाइंट को बताओ कि अगर क्लाइंट बोलता है कि यार मैं हर डिफरेंट डिवीजन के ऊपर भी अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहता हूं, तो उसको बोल दो, रिकमेंड कर दो कि आप बिजनेस एरिया बना लो, ठीक है सर, ठीक है सर। अब वो कह रहे कि नहीं, मैं ज्योग्राफी लेवल पे, डिफरेंट ज्योग्राफी लेवल पे अपनी रिपोर्टिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है, हर ज्योग्राफी उसको बिजनेस एरिया रिकमेंड कर दो। तो अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को रिपोर्टिंग देखनी है डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस पे, तो उसको रिकमेंड करो बिजनेस एरिया बना लो हर लाइन ऑफ बिजनेस को। अगर वो कह रहे हैं मेरे को डिवीजन लेवल पे बिजनेस रिपोर्टिंग देखनी है, तो उसको बोलो बिजनेस एरिया बना लो हर डिवीजन को। अगर बोल रहे कि नहीं मेरे को डिफरेंट जियोग्राफी पे अपनी रिपोर्टिंग देखनी है, तो उसको बोल दो कि आप बिजनेस एरिया बना लो हर डिफरेंट जियोग्राफी को, ठीक है। सर मेरे को क्वेश्चन आता है, सर ये लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, सर मुद्दा ये उठ रहा है कि सर ये डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस और डिफरेंट डिवीजन ऑफ बिजनेस और डिफरेंट जियोग्राफी है क्या। मेरे को
बताओ तो सही, तभी तो बोलूंगा मैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इसको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप इसको लिख लेना, मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है जी, ठीक है सर। तो लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस को लिखो आप, इट रिप्रेजेंट द नेचर और कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नेचर रिप्रेजेंट नेचर एंड कैटेगरी किसकी, बिजनेस एक्टिविटी की। हम अभी समझेंगे इसका एग्जांपल, अभी आपको मैं इतना क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका डिवीजन के बारे में, डिवीजन कैसे कहते हैं, जो ज्योग्राफी के बारे में बताने की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब कि डिफरेंट लोकेशन जहाँ पर उनका बिजनेस स्टैब्लिश है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज्योग्राफी रिप्रेजेंट डिफरेंट लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, बेसिकली लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड है, मतलब कि आप बिजनेस की लोकेशन के अकॉर्डिंग या बिजनेस की लोकेशन के बेस पर आप रिपोर्टिंग देखना चाहते हो, तो हर लोकेशन ऑफ बिजनेस को आप बिजनेस एरिया रिकमेंड कर दो क्लाइंट को आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स आप प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, और सर्विस लाइन दैट अ कंपनी सेल, जो कंपनी बेच रही है। ठीक है, एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को रिपोर्टिंग देखनी है शैम्पू पे, अपनी रिपोर्टिंग देखनी है। ठीक है, शॉप पे अपनी रिपोर्टिंग देखनी है, और फूड पे रिपोर्टिंग देखनी है, और अपनी आपकी उनको अपनी आइसक्रीम पे रिपोर्टिंग देखनी है। तो ये सब क्या है, शैम्पू, शॉप, ये इनका डिवीजन है। ठीक है, अभी डिवीजन का और अच्छा सा क्लासिकल एग्जांपल दूंगा आपको। देखो जैसे कि आपको अब एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर डिवीजन और लाइन ऑफ बिजनेस दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, बिजनेस क्या है, नेचर और कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। डिवीजन क्या है, प्रोडक्ट और आपका सर्विस जो आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विस क्या है आपका डिवीजन, लेकिन वो क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लासिकल एग्जांपल, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दो टाटा ग्रुप का नाम सुना आपने, हाँ टाटा ग्रुप का नाम सुना। टाटा ग्रुप कहाँ पे इंगेज है, टाटा ग्रुप इंगेज है ऑटोमोबाइल में इंगेज है, आईटी सर्विसेज में भी इंगेज है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इंगेज है, और हॉस्पिटैलिटी में भी इंगेज है टाटा ग्रुप। ठीक है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी इंगेज है। अब ये क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्या है, ये लाइन ऑफ बिजनेस है कि टाटा ग्रुप किन किन लाइन ऑफ बिजनेस में इंगेज है, आईटी सर्विसेज में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर। अब मान लो आईटी सर्विसेज के अंदर ही टाटा स्टील इंगेज है किसमें, ऑरेकल के अंदर, और एसएपी के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट.नेट पे भी इंगेज है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट.नेट ये सब क्या है, ये इनके डिवीजन है, ऑल दीज आर डिवीजन। ठीक है ना, तो डिवीजन क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइन और सर्विस लाइन जो एक ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है। ठीक है, आप देखो, और लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या है, देखो हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल क्या है, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन उस नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी आपने डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या सर्विस सेल करेंगे, वो सब क्या है आपके डिवीजन। सॉरी, तो आप वो आपको डिपेंड करता है, आप किसी प्रोजेक्ट पे हो और क्लाइंट ने पूछा कि बिजनेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे बिजनेस एरिया रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, और लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बिजनेस और डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस। वैसे क्लाइंट ने पूछा आपसे, तो फिर क्लाइंट को फिर पूछा, अच्छा ठीक है, मेरे को समझ में आ गया डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, और भी कुछ होता है क्या बिजनेस एरिया, फिर आप क्या बोलोगे, बिजनेस एरिया रिप्रेजेंट सेकंड चीज डिफरेंट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, डिवीजन रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्ड। उसको एग्जांपल देना टाटा ग्रुप का, क्या भाई ये नहीं बिजनेस एक्टिविटी इनको इंगेज है, और उस एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी फर्दर प्रोडक्ट होते हैं, फर्दर सर्विसेज होती है जो सेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे डिवीजन होते हैं। अब आपको देखना कि आपको किस लेवल पे आपको रिपोर्टिंग देखनी है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये कहता है कि मेरे को आपने कहा के सामने क्वेश्चन रखा, चलो मैं तो इसको तो मैं बिजनेस एरिया बना लूंगा, लेकिन अब मैं इसको कैसे बिजनेस एरिया बनाऊंगा कि डिवीजन को। देखो इस केस में क्या होगा, आप बिजनेस एरिया कैसे बनाओगे, आईटी सर्विसेज ऑरेकल, आईटी सर्विसेज एसएपी, आईटी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट.नेट, ये पूरा एक डिवीजन एक बिजनेस एरिया बनेगा कि डिवीजन और नेचर ऑफ बिजनेस को कंबाइन करके आपको एक बिजनेस एरिया बनाना पड़ेगा। तो सर अगर मान लो उसको आईटी सर्विसेज की रिपोर्टिंग देखनी तो क्या करेंगे, आपको एसएपी ने एक फीचर देखा कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, तो उसको आप कंसोलिडेट कर देना सारे बिजनेस एरिया को जो आपको आईटी सर्विस से बिलोंग करते हैं, कंसोलिडेट बिजनेस एरिया। तो अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी दोनों दे रखी है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और डिवीजन दोनों दे रखे हैं, और आपको दिक्कत आ रही है कि बिजनेस एरिया कैसे बनाए, क्योंकि मेरे को नेचर ऑफ बिजनेस भी कवर करने हैं और डिवीजन भी कवर करने हैं। तो पहले आप बिजनेस एरिया बनाओगे
पहले बिजनेस एरिया बनाओगे नेचर ऑफ बिजनेस और डिवीजन दोनों को कंबाइन करके, बाद में उन सारे डिवीजन को कंबाइन करके उनको एक कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया में मैप कर दोगे आप उनको, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस एरिया मैप हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। मान लो बिजनेस एरिया 1 बनाया आपने, एग्जांपल दे ही देता हूँ आपको मैं। बिजनेस एरिया मैं इसको BA लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इसको BA लिखूंगा, BA 01। मान लो IT सर्विसेज आपका ओरेकल, ठीक है। फिर आपका BA 02 बनाया आपने, IT सर्विसेज SAP, ठीक है। फिर BA 03 बनाओगे, ठीक है। इसको लिखोगे IT सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंसोलिडेट कर दूंगा बिजनेस एरिया को, कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, ठीक है। और वो बनाऊंगा किसका, IT सर्विसेज के नाम से। IT सर्विसेज नाम का एक कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया बना दूंगा, जिसके अंदर ये सारे BA 01, BA 01, BA 02 और BA 03 मैप कर दूंगा, ठीक है। बात समझ को लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आपको रिपोर्टिंग देखनी है तो इस तरीके से देखते हो कि अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ डिवीजन दोनों डिफरेंट दोनों ही दे रखे हैं आपके क्लाइंट ने, आपके प्रोजेक्ट ने, तो उनको किस तरह से मैप करोगे। आपको नेचर ऑफ बिजनेस और डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस और डिफरेंट डिवीजन दोनों को मैप करना है। नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ डिवीजन दोनों को मैप करके एक कंबाइंड पहले बिजनेस एरिया बना दोगे, बाद में उन सारे जो मैप किए हुए बिजनेस एरिया उनको कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया में मैप कर दोगे, ताकि आपकी रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया लेवल पे भी देख पाओ और बिजनेस एरिया लेवल पे भी देख पाओ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत जहाँ तक। तो मैं आपको बोलूँ तो बिजनेस एरिया किसे कहते हैं। बिजनेस एरिया के अंदर 3 चीज आती हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी क्लाइंट पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एरिया का मतलब होता है डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट डिविजन्स एंड डिफरेंट जियोग्राफीज, ठीक है। ठीक है, देखो सेगमेंट बिल्कुल सेम चीज है, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता, बस आपको इतना बोलूंगा। बिजनेस एरिया किसी भी कंपनी कोड पे मैप नहीं होता। बिजनेस एरिया नॉट असाइंड टू एनी कंपनी कोड, ठीक है। किसी भी कंपनी कोड पे असाइन नहीं होता। कंपनी कोड मतलब मींस इट कैन बी यूज्ड बाय एनी कंपनी कोड। कोई भी कंपनी कोड इसको यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसको असाइन ही नहीं किया आपने किसी कंपनी कोड से, ठीक है ना। तो बिजनेस एरिया को मतलब कि बिजनेस एरिया इज अ क्रॉस मल्टी कंपनी कोड, कैन बी यूज्ड इन क्रॉस मल्टी कंपनी कोड, ठीक है। मतलब कि काफी सारे मल्टी कंपनी कोड के अंदर यूज किया जा सकता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी असाइंड टू अ सिंगल कंपनी कोड, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बात समझ आपको, ठीक है। तो बिजनेस एरिया का मतलब समझ आ गया आपको। बिजनेस एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी। हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, देखो बिजनेस एरिया में क्या लिखा हुआ, बिजनेस एरिया के बारे में। बिजनेस एरिया देखो कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, वो तो बात ही खत्म, क्योंकि तो एक लीगल एंटिटी का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग को भी सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके बदले में क्या है, सेगमेंट सपोर्ट करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग को। ये क्या है, इंटरनल एरिया, ये क्या है, इंटरनल एरिया है ऑफ ऑपरेशन का एक इंटरनल एरिया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके लिए आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक, कैन बी जनरेटेड, ठीक है। देखो मैं खोलूँ, देखो ये क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, डिवीजन और जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। ये क्रॉस कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, क्रॉस कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस एरिया को कोई भी कंपनी कोड यूज कर सकता है, ठीक है। ये क्या अनाथ है, जो इसको सारा दे देगा यो उसको पिता बोलना चालू कर देगा, ठीक है। ये अनाथ है, बिजनेस एरिया अनाथ है, इसको किसी कंपनी कोड कोई पिता माँ बाप नहीं होते इसके, बिजनेस एरिया के कोई माँ बाप नहीं होते, इसको जो यूज कर ले ये उसको पिता बोलना चालू कर देता है, ठीक है। बात ठीक है, ठीक है। तो मींस सेम बिजनेस एरिया कैन बी यूज्ड बाय एनी कंपनी कोड, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ प्रॉफिट सेंटर के बारे में। अब प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, देखो जी, प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या होता है। प्रॉफिट सेंटर को अगर मैं बोलूं तो प्रॉफिट सेंटर एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट है, रेस्पॉन्सिबल यूनिट ऑफ कंपनी कोड की एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट, जिसका काम क्या है, टू जनरेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेंटर एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट है जिसका काम क्या है, टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल मीनिंग है प्रॉफिट सेंटर का, इससे कुछ बात नहीं करनी। इसके ऊपर भी क्या है, हमें ये भी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन कौन सी, इंटरनल रिपोर्टिंग की, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग कुछ होती नहीं इसके लिए, ठीक है। इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको क्या करनी होती है, आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना होता है। और ये प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट जो जनरेट करती है किसकी, जो जनरेट करती है क्या, प्रॉफिट,
ठीक है। तो प्रॉफिट सेंटर एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट है, इसका काम है प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, वो क्लाइंट आपको बताएगा कि इन यूनिट का मेरे को प्रॉफिट एनालिसिस करना होता है, इसकी मेरे को प्रॉफिट की रिपोर्टिंग चाहिए होती है, इसलिए मेरे को इसकी एसएपी के अंदर क्या चाहिए, मैपिंग चाहिए। तो क्या करोगे, क्लाइंट को क्या रिकमेंड करोगे, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। तो प्रॉफिट सेंटर मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल यूनिट ऑफ अ कंपनी कोड that generate profit and it was used for profit internal reporting purposes, ठीक है, पर्पसेस, ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां से देखो डिवीजन से तो मेरा प्रॉफिट आ ही रहा है, ठीक है, हर डिवीजन से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, हर नेचुरल बिजनेस से भी प्रॉफिट आ रहा है, वो तो चाहिए मेरे को रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन मैंने कोई ब्रांचेस खोल रखी है, उन ब्रांचेस का भी तो काम है, उन ब्रांचेस की भी तो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट सेंटर, ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ बेसिकली क्या है, प्रॉफिट सेंटर है क्या, बेसिकली इट इज माई ब्रांचेस। अगर बोलो बेसिकली ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस क्या मेरे प्रॉफिट सेंटर। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं आपके, वो आपके डिवीजन भी हो सकते हैं और आपके बिजनेस एरिया भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट सेंटर क्या है, ब्रांचेस आपकी, ठीक है। तो एक बार डिस्कशन देख लेंगे प्रॉफिट सेंटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो जी प्रॉफिट सेंटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया, याद रखना एफआई की पोस्टिंग, एफआई पोस्टिंग विदाउट प्रॉफिट सेंटर नॉट पॉसिबल। इस बात को आपने गार्ड बांध के रख लो, प्रॉफिट सेंटर के बिना पोस्टिंग नहीं होती है एसएपी के अंदर, एफआई की पोस्टिंग नहीं होती विदाउट प्रॉफिट सेंटर। ये बात अपने कान में डाल के रख लेना, ठीक है। ये बात अपने रग में बसा लो, अपने ब्लड में दबा लो, वो ब्लड में क्या कहते हैं लहरा लो कि विदाउट प्रॉफिट सेंटर एफआई के अंदर पोस्टिंग नहीं होती, ठीक है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट द प्रॉफिट, इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, ब्रांचेस कैन बी कंसिडर, ठीक है, में हो सकती है, ठीक है। और एफआई पोस्टिंग विदाउट प्रॉफिट सेंटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है सर। देखो जी प्रॉफिट सेंटर क्या है, मैं इसका ज़्यादा लिखूंगा नहीं। देखो एक क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो जिम्मेदार है किसके लिए, जनरेटिंग रिवेन्यू एंड इनकरिंग कॉस्ट फॉर विच प्रॉफिट कैन बी इंडिपेंडेंटली मेजर, जिसके लिए हम प्रॉफिट को इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर लीगल एंटिटी नहीं होता, वो तो बाकी वो तो सेम बात है, बिजनेस एरिया की तरह ही है, ठीक है, ठीक है। और ये लिंक होता है किस किस से, कॉस्ट सेंटर, सेल्स ऑर्डर और मटेरियल से, ठीक है। ये आपको धीरे करके आपको जब धीरे करके आप एसएपी के अंदर डेप्थ में जाने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि प्रॉफिट सेंटर का लिंक कॉस्ट सेंटर से होता है, मटेरियल्स होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, और बाकी काफी सारी चीजों भी होता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने तीन चीज लिख रखी है, सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर और आपका मटेरियल, इन तीनों चीजों से लिंक होता है प्रॉफिट सेंटर का। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉस्ट सेंटर के बारे में। अब कॉस्ट सेंटर क्या बीमारी है, चलो जी मैंने समझ में आ गई, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर समझ में आ गया। अब कॉस्ट सेंटर क्या बीमारी है, देखो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है आपका, कॉस्ट सेंटर आपका एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको जब भी कोई खर्चा बुक करना है, जब भी कोई आपको एक्सपेंस बुक करना है अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो आपको एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। विदाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट एफआई पोस्टिंग, एफआई एक्सपेंस पोस्टिंग नॉट पॉसिबल, एफआई एक्सपेंस पोस्टिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, बेसिकली ये डिपार्टमेंट होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे आपको कॉस्ट बुक करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आपको कॉस्ट बुक करनी है। अब डिपार्टमेंट क्या हो सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि देखो सैलरी बुक करनी है आपको, फाइनेंस के डिपार्टमेंट की सैलरी पे करनी है आपको, एचआर के डिपार्टमेंट की सैलरी पे करनी है। तो अब मैं सीधा सैलरी पोस्ट कर दूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बुक कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक, फॉर एग्जांपल सैलरी अपने क्या एक ही जेल में उठा के फेंक दोगे, इसको बाइफरकेट नहीं करोगे कि वो सैलरी एचआर डिपार्टमेंट के कितने लोगों की है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट के कितने लोगों की है, एडमिन डिपार्टमेंट की कितने की है, आपका जो प्रोक्योरमेंट की टीम है उनकी कितनी सैलरी, उनकी कितने लोगों की, मतलब उस डिपार्टमेंट कितने लोगों की सैलरी पे कर रहे हो आप। तो टोटल जो खर्चा है मान लो 100 रुपए है, वो 100 रुपए में से 20 रुपए किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, 10 रुपए आपका एचआर डिपार्टमेंट का है, 5 रुपए आपका प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। तो ये आपको ये क्या है, आपको हेल्प करता है टू सेग्रीगेट कि कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट बिलोंग करती है, वो आपका कॉस्ट सेंटर हेल्प करता है। देखो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि मेरे को, कोई आपके क्लाइंट आपको बोल रहे हैं कि यार मेरे को ना जो कॉस्ट की एनालिसिस करनी है, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है, डिपार्टमेंट लेवल में तो हमने कंट्रोल कर ली, मेरे को किस पे करनी है, प्रोजेक्ट लेवल पे। तो आप क्या करो, उसको रिकमेंड करोगे सर डब्ल्यूबीएस पे कर लो, ठीक है। डब्ल्यूबीएस क्या है, डब्ल्यूबीएस भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, डब्ल्यूबीएस भी क्या है, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हो, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो क्या, किससे, एट प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल पे। तो डब्ल्यूबीएस भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, एक कॉस्ट सेंटर की तरह। कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट को कंट्रोल करता है और कॉस्ट को इवैल्यूएट करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है
इवेल्युएट करता है, कॉस्ट बुक करता है एट डिपार्टमेंट लेवल, और WBS क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, इवेल्युएट करता है और बुक करता है एट प्रोजेक्ट लेवल। ठीक है, देखो कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक, कॉस्ट इवेल्युएट, कॉस्ट कंट्रोल, ये तीनों अगर मैं डिपार्टमेंट लेवल पे कर रहा हूं तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, कॉस्ट सेंटर पे, ये मेरा हर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट लेवल पे कर रहा हूं तो ये क्या मेरे WBS। ठीक है, तो ये सब क्या मेरे, ये सब मेरे क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जहां पे मैं कॉस्ट बुक कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं बोलूँ कॉस्ट सेंटर के, कॉस्ट सेंटर में मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, विदाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट FI के अंदर FI एक्सपेंस की पोस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को आप अपनी कॉस्ट इवैल्यूएट करना चाहते हो, डिपार्टमेंट लेवल पे अगर अपनी कॉस्ट इवैल्यूएट करना चाहते हो तो आपको कॉस्ट सेंटर रिकमेंड करूंगा। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, इवैल्यूएट करना चाहते हो, बुक करना चाहते हो डिपार्टमेंट लेवल पे, तो मैं उसको कॉस्ट सेंटर मानता हूँ या कॉस्ट सेंटर रिकमेंड करूंगा अपने क्लाइंट को, ये समझ के चलो आप। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को कॉस्ट इवैल्यूएट करनी है, कॉस्ट बुक करनी है, कॉस्ट कंट्रोल करनी है प्रोजेक्ट लेवल पे, आप अपने क्लाइंट को WBS सजेस्ट करोगे। ठीक है, तो देखो मैंने बना रखा है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के बारे में भी बहुत अच्छा रखा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है जहाँ पे कॉस्ट को इनकर किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता डायरेक्टली। क्यों, बताऊंगा बाद में। ये क्यों नहीं होता, चलो लिख ही लो। क्योंकि रेवेन्यू बुक होता है किस पे, प्रॉफिट सेंटर में। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर असाइन होता है किस पे, कॉस्ट सेंटर में। ठीक है, जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये असाइन होता है किस पे, कॉस्ट सेंटर में। और बुक किस पे होता है, रेवेन्यू किस पे बुक होता है, प्रॉफिट सेंटर में। देखो इसको इस तरीके से समझ के चलो, इसको आप इस तरीके से समझ के चलो, रेवेन्यू जो होता है बुक होता है प्रॉफिट सेंटर में, और प्रॉफिट सेंटर असाइन होता है कॉस्ट सेंटर में। इतना कहीं लिख के रख लो, आपको बाद में समझ आ जाएगा जब धीरे धीरे आप पोस्टिंग करोगे और जब आप असाइनमेंट चेक करना चालू करोगे। तो इट इज यूज, तो कॉस्ट सेंटर का काम क्या है, इट इज यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कलेक्ट, मॉनिटर एंड एलोकेट द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज सच एज फाइनेंस, HR, IT, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल जा रहा हूँ, इट इज यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू कलेक्ट, मॉनिटर और एलोकेट कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस और एक्टिविटीज सच एज फाइनेंस, HR, IT, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। देखो ये सारे जितने भी फंक्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप इनको कॉस्ट सेंटर मान सकते हो। और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको आप अपने कॉस्ट सेंटर मान सकते हो आप। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया। सेगमेंट आपको बताना नहीं चाहता, सेगमेंट बिजनेस एरिया ही है। बस सेगमेंट का जो काम है, सेगमेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, सेगमेंट और बिजनेस एरिया सेम ही है। आज के टाइम पे SAP S/4HANA के अंदर सेगमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। मैंने इन सबको एक समराइज फॉर्म दे दिया है, आप इसको पढ़ोगे आपको सारी चीज मिल जाएगी। देखो सेगमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अंडर IFRS और Ind AS। ठीक है, बिजनेस एरिया इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है और लिंक किया जा सकता है मल्टीपल कंपनी कोड के लिए, कंपनी कोड के द्वारा। एक्सपेंस, वो प्रॉफिट सेंटर एक्सपेंस यूनिट है, ट्रैक एंड कंट्रोल कॉस्ट टाइड टू डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल यूनिट टू ट्रैक प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, नॉट अ लीगल एंटिटी। कंपनी कोड एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक ग्रुप होता है और क्लाइंट आपका हाईएस्ट लेवल यूनिट होती है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब टॉप मोस्ट हियरार्की होती है SAP के अंदर। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आपको इसी ही डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से दोबारा में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मीनवाइल मैंने आपको दोबारा बता दूं, कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट होता है और मैंने आपको WBS एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया। कॉस्ट सेंटर का भाई होता है वो, लेकिन कॉस्ट सेंटर का जो काम होता है वो यहाँ पे लिख लो आप एक बारी। कॉस्ट सेंटर का जो काम होता है वो डिपार्टमेंट और फंक्शन दोनों को कवर पे चलता है। जो भी डिपार्टमेंट के फंक्शन होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, सॉरी फंक्शंस, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होंगे, फंक्शन होंगे, उन सब के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को मॉनिटर करना चाहती है, कलेक्ट करना चाहती है और कंट्रोल करना चाहती है, तो उस केस में वो उन सबको अपने कॉस्ट सेंटर बनवा सकती है। ठीक है, मैं आपको ना इस WBS कॉस्ट सेंटर का मेरे को लगता है कि शायद मैं अभी पूरा ढंग से क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं आपको ना लास्ट में छोटा फ्लो चार्ट बना के इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉस्ट बिल्ड का काम क्या होता है, कॉस्ट को कलेक्ट करना, ठीक है, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। ठीक है, कलेक्ट करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। अब कॉस्ट को कंट्रोल, ये कॉस्ट को कलेक्ट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये आप दो लेवल पे करते हो ऑर्गेनाइजेशन के, दो लेवल करते हो, फंक्शनल लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन
कोस्ट को कलेक्ट करिए, मॉनिटर करिए, कंट्रोल करिए फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे। तो प्रोजेक्ट लेवल पे करिए तो उसे हम डब्ल्यूबीएस बोलते हैं, अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट लेवल पे करते हैं उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं। बस इतनी बात याद रखना। बाकी हम कल की क्लास में हम पिछली 2 क्लासों की, मतलब आज की और पिछली क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि मैं जीएल को और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल।